नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो आरआरबी ग्रुप डी का जो 16 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ है, साइंस के तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विषम लक्षण चुने थे? तो कितने विषम लक्षण चुने थे? तो उन्होंने 7 विषम लक्षण को चुना था। अब वो कौन कौन सा है? तो देखिए, सबसे पहले जो है तने की ऊंचाई। ठीक है, सबसे पहले तने की ऊंचाई, या तो तना जो है वो बोना हो सकता है या तो फिर लंबा हो सकता है। ठीक है, या तो टॉल होगा या फिर ड्वार्फ होगा। फिर फूल का रंग या तो बैंगनी कलर का होगा या फिर सफ़ेद कलर का वॉयलेट होगा या फिर व्हाइट होगा। फिर फूल की स्थिति, या तो वो एक्सियल होगा यानी कि अक्षीय होगा, या तो फिर वो टर्मिनल होगा यानी कि टिप पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा कि फलों का आकार, जो फल है, फलों का आकार जो होता है वो स्फीत यानी कि इन्फ्लेटेड यानी कि फूल होगा या फिर संकुचित कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर हो जाएगा फल। उसके बाद जो 5वां नंबर में दिया गया था वो था फली का रंग, जो फल होता है उसका रंग या तो हरा होगा, ग्रीन कलर का होगा या फिर पीला कलर का होगा। फिर 6ठा में दिया था बीज का आकार, या तो गोल होगा या फिर झुर्रीदार होगा, या तो राउंड होगा पूरी तरह से या फिर रिंकल्ड होगा। फिर 7वां में जो दिया था वो था बीज का रंग, या तो पीला हो सकता है या फिर हरा होगा। तो ये जो 7 था, ये 7 जॉन ग्रेगर मेंडल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध 50 ओम है, कितना दे रखा है? 50 ओम है, और उसमें 4 एम्पियर की धारा 8 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, तो ऊष्मा कितना होगा? देखिए, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड इन सेंस में सिर्फ ये जो डेटा है इसको चेंज किया गया है, अदरवाइज क्वेश्चन वही है। H बराबर I² RT, फॉर्मूला लगा दो, बन जाएगा। ठीक है, यही वाला यहाँ पे लगाया गया है। तो देख लीजिए क्या क्या है। आर का वैल्यू दे रखा है, आई का वैल्यू दे रखा है। आर का वैल्यू दे रखा है 50 ओम, आई का वैल्यू दे रखा है 4 एम्पियर, और टाइम 8 मिनट को चेंज करके 408 मिनट जो है उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड में 480 सेकंड निकल गया। ठीक है, अब ये सूत्र H बराबर I² RT में लगा दिए, तो H इज इक्वल टू आई का स्क्वायर, यानी कि आई है कितना, 4 4 16 हो जाएगा। आर कितना दे रखा है 50, और समय मेरे पास कितना दे रखा है 480 सेकंड। 480 सेकंड अगर सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना जूल आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, कॉपर टी का इस्तेमाल शरीर के किस भाग में किया जाता है? तो देखिए, कॉपर टी जो महिलाओं के द्वारा इसका यूज़ किया जाता है, और वो जो होता है ना यूटेरस, तो ये यूटेरस जो होता है ये उल्टा नाशपाती की तरह होता है। अब नाशपाती तो आप लोग देखे ही होंगे, ये इस तरह से कुछ शेप में रहता है, इस तरह से। ठीक है, नाशपाती की तरह, और यहाँ से इस तरह से ये इधर फेलोपियन ट्यूब का आने की जगह रहता है। तो जो कॉपर टी होता है ना, वो यहाँ पे जाने के बाद ये टी शेप का हो जाता है, यानी कि यहाँ से स्पर्म ना जा सकता ना फर्टिलाइज होगा। ठीक है, ये इस तरह से होता है, और जो कॉपर टी है तो कॉपर का बना होता है, इस टी शेप का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जलीय जीव यानी कि एक्वेटिक एनिमल पानी में किस ऊतक की मदद से तैरता है? तो देखिए, जलीय जीव होता है वो पानी में किस ऊतक की मदद से तैरता है? तो वो पेशीय ऊतक, जो जिसको बोलते हैं हम लोग मसल्स टिश्यू, पेशीय ऊतक से तैरता है। अगर यहीं पे हम बात कर लेंगे प्लांट, जो कि इसको आपको पूछा भी गया था। ठीक है, जो प्लांट में जो पौधे होते हैं वो पानी में कैसे तैरते हैं, तो उसके लिए एक ऊतक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एरेनकाइमा। तो अगर एनिमल की बात करें तो वो मसल पेशीय ऊतक के थ्रू तैरता है, और अगर हम लोग बात करें प्लांट का तो वो एरेनकाइमा ऊतक के थ्रू तैरता है। ठीक है, चलिए जे थॉम्सन ने किसकी खोज की थी? तो जे थॉम्सन ने, ये देखिए ये एक ही दिन में यानी कि 16 तारीख को ही ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। ठीक है, एक पहला शिफ्ट में, एक थर्ड शिफ्ट में पूछ दिया है। तो देखिए, ये इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। निम्न में से कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है? तो देखिए, कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है? तो कई सारी कोशिका है जो अपना आकार बदल सकता है। आप लोग को ऑप्शन में शायद इस तरह से कुछ दिया था, और इसमें हो जाएगा स्मूथ मसल सेल, ये हो जाएगा इसका आंसर। चिकनी पेशी कोशिका जो होता है वो अपना आकार बदल सकता है। इसके अलावा जो होता है WBC, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, ठीक है, ये चेंज कर सकता है। अमीबा जो होता है, अमीबा चेंज कर सकता है। तो और भी कई सारे जो कोशिका है वो अपना आकार चेंज कर सकता है, लेकिन आपका ऑप्शन के अनुसार ये सही हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कोई वस्तु विराम अवस्था से चलकर 5 मिनट, यानी कि यू के वैल्यू दे रखा है मेरे पास 0, विराम अवस्था बोल दिया गया है, से चलकर 5 मिनट में 60 मीटर पर सेकंड की चाल प्राप्त करता है, तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो यू मेरे को दे रखा है 0 मीटर पर सेकंड, और भी का मान दे रखा कितना, 60 मीटर पर सेकंड, और टाइम दे रखा 5 मिनट। मिनट को हम लोग सेकंड में चेंज कर देंगे, 300 सेकंड आ जाएगा। अब भी हम लोग जानते हैं कि v बराबर u प्लस AT होता है। यहाँ से एक्सेलरेशन को निकाल देंगे, एक्सेलरेशन को निकाल देते हो तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा। ठीक है, तो यही वाला यहाँ पे फॉर्मूला रखा गया है, और इसको पुट करके आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, सिर्फ आप वैल्यू पुट कर देना था। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत का पर आधारित नहीं है? तो देखिए, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे जो जल में डूबा हुआ वस्तुएं होती है, जिसके थ्रू हम लोग कोई चीज़ को या तो मापते हैं या फिर उससे कुछ कार्य करवाते हैं, जैसे कि सबमरीन,
पानी के अंदर में रहता है सबमरीन, यानी कि जिसको पनडुब्बी बोलते हैं। लैक्टोमीटर, जिसको दूध की हम लोग दूध का जो प्योरिटी मापते हैं उसका। हाइड्रोमीटर, आर्द्रता को मापते हैं, ठीक है। तो अमीनोमीटर से हम लोग करंट को मापते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं बोला गया, आधारित नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? अमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मिश्रण अम्ल और क्षार का मिश्रण है? तो देखिए यहाँ पे जो एक मिश्रण दे रखा है आप लोग को, 2 मिश्रण दिया है और उसमें बोला था कि कौन सा अम्ल और क्षार का मिश्रण है। तो देखिए यहाँ पे MgOH क्षार है और NaOH, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग क्षार है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये तो होगा नहीं, ये तो नहीं होगा। सिट्रिक एसिड एक एसिड है और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा एसिड और बेस का। देखिए ये भी यहाँ भी और यहाँ भी, ये दोनों ही ये बेसिक नेचर का है, बेस है, दोनों ही बेस है। HCl ये एक हो गया एसिड और H2SO4 ये भी हो गया एसिड, ये दोनों एसिड है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सिट्रिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH। चलिए नेक्स्ट है साधारण नमक, यानी कि जो NaCl है साधारण नमक, सोडियम और क्लोरीन की अभिक्रिया से बनता है, ठीक है। सोडियम और क्लोरीन की अभिक्रिया से बनता है। NaCl यहाँ दे भी रखा है। इसमें कौन सा बंध होता है? तो इसमें आयनिक बंध होता है, ठीक है, याद रख लेना। साधारण नमक होता है उसमें आयनिक बंध होता है। नेक्स्ट देखिए गूंज, यानी कि जिसको हम लोग रिवर्बरेशन कहते हैं या जिसको प्रतिध्वनि भी कहते हैं, के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को आपको चुनना था। यह ध्वनि को स्पष्ट करता है? बिल्कुल नहीं, यह ध्वनि तो बहुत घटिया कर देता है, बहुत खराब कर देता है ध्वनि को, ठीक है। तो यह ध्वनि को स्पष्ट तो करता नहीं, ये गलत हो गया। और यह गलत ही चुनने को बोला था, तो इसका आंसर यही हो जाता, ठीक है। और 3 ऑप्शन को देख लेते हैं। यह बड़े हॉल और कठोर दीवारों वाले में इसका यूज़ होता है, ठीक है, ये भी सही है। ध्वनि के बार बार परावर्तन को रिवर्बरेशन कहते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। यह ध्वनि की गुणवत्ता यानी कि श्रवणता को बिगाड़ देता है, बिल्कुल ये भी सही है, गुणवत्ता को बिगाड़ दे। रिवर्बरेशन में तो शोर गूंज जिसको बोलते हैं, गूंज जो एकदम बहुत आपके कान में इरिटेट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी बढ़ जाएगी? देखिए ये क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि किसी वस्तु का वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा यानी कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ mv² होता है, हाफ mv² होता है। अब बोला गतिज ऊर्जा को 2 गुना कर दिया जाता है। अगर हम गतिज ऊर्जा को 2 गुना कर देते हैं तो ये पूरा p² आ जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये कितना गुना बढ़ जाएगा? तो यहाँ अगर 4 गुना बढ़ रहा है, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी 4 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी 4 गुना से बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें झिल्ली नहीं होता है? किसमें झिल्ली नहीं होता है? 4 ऑप्शन तो दिया ही हुआ है। तो देखिए इसमें जो होगा ना, राइबोसोम जो होता है इसमें झिल्ली नहीं होता है, ठीक है। राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट में, वैक्यूल्स में और ल्यूकोप्लास्ट में झिल्ली होता है। राइबोसोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम जो होता है झिल्ली रहित कोशिकांग होता है, ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है और प्रोटीन और राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA से बना होता है। और ये जो RNA, ये राइबोसोम है, राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसमें लगा हुआ रहता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से दाना दाना, ठीक है। जिसमें लगा होता है उसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं और जिसमें नहीं रहता उसमें स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है इसको। और ये बना किससे होता था? किससे बना है? तो RNA से और प्रोटीन से बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पोटासियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक, ये 4 धातु दे रखा था और रिएक्टिविटी सीरीज में इसको साजाना था, यानी कि हायर रिएक्टिविटी कौन होगा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ देखो हर बार बोले कि रिएक्टिविटी टेबल आप लोग जरूर कर लेना। तो सबसे ज़्यादा जो होता है ना पोटासियम का होता है, उसके बाद सोडियम का होता है, सोडियम तो दिया नहीं, उसके बाद कैल्शियम का होता है, कैल्शियम भी नहीं दिया, उसके बाद होता है मैग्नीशियम, यानी कि सोडियम के बाद आ जाता है मैग्नीशियम, फिर आता है एल्यूमिनियम और उसके बाद आ जाता है जिंक। सबसे पहले सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम और फिर जिंक, यही वाला सजाना था आप लोग को। चलिए नेक्स्ट है 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध 5 ओम होता है। अच्छा ठीक है, यदि एक प्रतिरोध को हटा दिया जाए तो कुल प्रतिरोध अब जो है 10 ओम हो जाता है। पहले प्रतिरोध का मान कितना होगा? देखिए अगर जो इस प्रतिरोध जो पढ़ा होगा बढ़िया से उसको देखते ही कर देता है, इसका आंसर हो जाता 10 ओम, ठीक है। एकदम देखते ही क्वेश्चन बनना था, लेकिन ये क्वेश्चन है टफ, किस लिए? क्योंकि ये इतना थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया गया। देखिए क्या बोला है कि 2 प्रतिरोध हम लोग जानते हैं कि R इक्विवेलेंट, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में दे रखा है, R इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/R1 एक को मान लेते हैं और दूसरा को 1/R2 मान लेते हैं। पहला को R1 और दूसरा को R2 मान लिया, 2 प्रतिरोध जोड़ा गया है, ठीक है। अगर कुल प्रतिरोध 5 ओम दिया है, अगर ये R इक्विवेलेंट ही मेरा 5 ओम दे रखा है, यानी कि 1/5 दे रखा है, ठीक है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा मेरे पास अब, ठीक है। यदि एक प्रतिरोध को हटा देते हैं, अगर मान लो तो हम ये जो R2 है इसको हम हटा दिए, अब कितना मेरे पास बचा? 1/R1 बचा, ठीक है। तो अब कुल प्रतिरोध 10 ओम हो जाता है। अगर ये अब इसको अगर हटा दे रहे हैं तो अब मेरे पास जो कुल प्रतिरोध यानी कि R इक्विवेलेंट जो है 10 ओम हो जा रहा है, 10 ओम हो जाता है। तो बोला गया पहला वाला प्रतिरोध यानी कि R1 का मान कितना होता है? R1 का मान कितना हो जाएगा? 10 ओम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया होगा फिर से एक बार हम समझा देते। देखिए क्या बोला गया है
कि पूछा गया है, हम लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। क्यों? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रखा है। तो आर इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पे दो प्रतिरोध के बारे में बात किया तो हम दो ले लेते हैं, ठीक है। एक पहला का R1 दूसरा का R2। अब पहले में बोला गया कि आर इक्विवेलेंट ही हमको दे रखा 5 ओम, यानी कि 1/5 दे रखा है ये वाला, 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। अब कंडीशन ये बोला, अब यहाँ से फिर हम इसको ये दे देखा था पहला कंडीशन में। अब दूसरा कंडीशन में फिर से हम यहाँ आर इक्विवेलेंट कर देते हैं, क्योंकि अब दूसरा कंडीशन में आ रहे हैं। बोला गया है कि अगर आप दूसरा कंडीशन में एक प्रतिरोध को हटा देते हैं, अगर इस प्रतिरोध को हम हटा देते हैं, ठीक है, तो अब जो मेरे पास आर इक्विवेलेंट है वो 10 ओम हो जाता है। अब मेरे पास यहाँ पर ये जो है ना 1/10 हो जाता है। तो पहला वाला प्रतिरोध यानी कि 1/R1 कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 ओम के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखिए, ओजोन परत पृथ्वी को किस हानिकारक विकिरण से सुरक्षा करता है, तो अल्ट्रा वायलेट रे यानी कि यूवी रे से बचाता है, ये आप लोग को सबको पता होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं है मतलब, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं किसको, जिसका कण हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। जो सॉल्यूशन, जब हम एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट को घोलते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वो दोनों घुलता नहीं है, ठीक है, आराम से हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि तेल और पानी हो गया, जैसे कि बालू और पानी का मिश्रण, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो वही वाला पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं है, तो तेल और पानी का मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। रेत और नमक का मिक्सचर हेट्रोजीनियस है। सिरका और पानी का मिक्सचर ये होमोजीनियस है। और मिट्टी तो छोड़ दो, ये तो हेट्रोजीनियस है ही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिरका और पानी। सिरका और पानी को मिला देंगे। अब देखते हैं, सिरका जब लाते हैं मार्केट से और मिलाते हैं पानी में, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा सिरका कहाँ पे पानी है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो यहाँ पे 4 दे रखा था, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पोटासियम के, ठीक है। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है। देखिए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण पूछा गया है, तो ये रहा अवतल दर्पण। अब वक्रता केंद्र जो होगा ये इसका कहाँ पे, देखो ये रहा इसका फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो ये दर्पण के जस्ट सामने में होता है, ठीक है। दर्पण के सामने ध्रुव से 2f की दूरी पे, अब यहाँ ध्रुव से पहला f तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, दूसरा f यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, यानी कि 2f की दूरी पे। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, सही बी। लौंग का तेल यानी कि क्लोव ऑयल अम्ल और क्षार के साथ कैसा व्यवहार करता है। तो देखिए ये जो है ना एक ओलाफैक्ट्री इंग्रेडिएंट है, जिसको हम लोग सूंघ के मतलब पता करते हैं कि कौन सा, इसका गंध से, इसका टेस्ट से हम लोग पता कर लेते हैं कि ये अम्ल है या फिर क्षार है किसी चीज़ में मिलाने पे, ठीक है। यह अम्ल में अपनी सुगंध बनाए रखता है। अब ये जो होता है ना कौन सा, लौंग का तेल, ये अम्ल में, एसिड में अपना सुगंध को बनाए रखता है, लेकिन क्षार में जो ये अपना खुशबू जो है वो खो देता है, गंधहीन हो जाता है। इससे पता चल जाता है कि ये क्षार है या एसिड है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाता। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार के जोड़ यानी कि जॉइंट में लिगामेंट पाए जाते हैं। तो किस प्रकार के जोड़ में लिगामेंट पाए जाते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा साइनोवियल जो जॉइंट होता है उसमें लिगामेंट पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, लिगामेंट किसको किसको जोड़ता है, तो लिगामेंट जो हो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, ऐसे याद रखिए, ऐसे याद रखना। एक होता है टेंडन, एक होता है लिगामेंट। अब हम जो जिस तरह से याद रखें, तो टेंडन, रवीना टेंडन को जानते हैं, तो कोई भी इंसान हाड़ मांस से बना होता है, तो हड्डी और प्लस मांस, टेंडन हड्डी प्लस मांस को जोड़ता है, और लिगामेंट सिर्फ हड्डी को जोड़ता है, ठीक है। तो टेंडन से याद रख लो रवीना टेंडन, और टेंडन यानी कि कोई भी इंसान वो भी हाड़ मांस के बने होगा, तो हाड़ और मांस का बना होता है, यानी कि हाड़ और मांस को जोड़ता है टेंडन, और लिगामेंट किसको किसको जोड़ता है, हड्डी को जोड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब अगला शिफ्ट में पूछा गया था जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि अनुवांशिकता में F1 पीढ़ी के कुछ एलील दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब ये F2 पीढ़ी में पुनः प्रकट हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए ऐसा होता है ना, डोमिनेंट के कारण होता है। तो क्योंकि F1 पीढ़ी में प्रभावी डोमिनेंट एलील यानी कि अप्रभावी यानी कि जिसके रिसेसिव कहा जाता है, एलील को प्रभाव को दबा देता है, ठीक है। लेकिन जब फिर से हम लोग जब F1 और फिर प्लस F1 को जब हम लोग संकरण करवाते हैं, जब जिससे F2 बनता है, तो F2 पीढ़ी में यह फिर से आ जाता है, ठीक है। तो यही वाला यहाँ पे पूछा गया था। और इस जो नियम है, इस नियम को बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि पृथक्करण का नियम। पूछा जा सकता है आप लोग से आने वाले शिफ्ट में कि मेंडल का जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का नियम है वो किसने दिया था, तो मेंडल ने दिया था। किस बेसिस पे था, तो F1 पीढ़ी को मिलाने से F2 पीढ़ी बनता है, जिससे जो फिर से जो एलील जो नहीं बना था F1 में, वो F2 में फिर से हमको दिखाई देता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 दे रखा है और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 दे रखा है, तो वह तत्व
कौन सा होगा। देखिए ये जो है ना क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत सारा बच्चा इसमें जानते हुए भी गलत करके आया होगा, ये हम दावे के साथ बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ बोला कि देखो पूछा क्या गया था, वह तत्व कौन सा होगा। अब देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 दे रखा था और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 दे रखा था। अब क्या करेगा बच्चा, सबको जोड़ेगा, 17 भी जोड़ेगा और 18 भी जोड़ेगा, करके जो भी आएगा उस हिसाब से उसका आंसर टिक करता है। क्लोरीन का यहाँ 17 दे रखा था, ऑप्शन में आपका 17 था। ठीक है, 17 था इस तरह से, न्यूमेरिक मतलब ये नंबर में दे रखा था। ठीक है, हमें क्लोरीन लिखे लेकिन ये 17 दिया हुआ था। ठीक है, तो इसका जो आंसर होता है ये 17 होगा, क्योंकि पूछा गया हुआ तत्व कौन सा होगा, ना कि इसका एटॉमिक मास को पूछा गया था। ठीक है, और वहाँ एटॉमिक मास और शुरू में ही हमको लग रहा है यही दोनों को जोड़ के दिया गया होगा आप लोग का। ठीक है, तो अब मार के आया होगा वही वाला चीज़। तो ये यहाँ पर पूछा गया हुआ तत्व कौन है, और तत्व को हम लोग कैसे जानते हैं, उसके एटॉमिक नंबर के थ्रू जानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17, यानी कि क्लोरीन हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर 50 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो प्रेशर और थ्रस्ट क्या होगा। देखो थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट वो यही हो जाएगा 50 न्यूटन, तो यहाँ पे दे ही रखा है आंसर में ही। तो सबसे पहले तो आप लोग जो भी 50 न्यूटन वाला था उसी में देखना था। ठीक है, कि 50 न्यूटन, क्योंकि थ्रस्ट क्या होता है, जब कोई एक पर्टिकुलर एरिया पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाया जाता है तो उसे थ्रस्ट कहा जाता है। ठीक है, फोर्स को ही थ्रस्ट कहा जाता है जब एक पर्टिकुलर एरिया पे लगता है। तो थ्रस्ट तो आपको हो गया 50 न्यूटन, ये तो हो गया। प्रेशर निकालना था, तो आपको देखिए क्षेत्रफल तो आपको दे ही दिया है और 50 न्यूटन आपको बल दे ही दिया है, तो क्या आप लोग प्रेशर, तो प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय क्या होता है, एरिया होता है। तो फोर्स दे रखा है मेरे पास 50 न्यूटन और एरिया जो था इतना सेंटीमीटर दे रखा था, सेंटीमीटर को अब हम लोग चेंज करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 1 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर हो जाता, इसको मीटर में। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर देते वैल्यू 50 डिवाइडेड बाई इतना कर देंगे, तो फाइनली आपको कितना आ जाएगा 5 × 10⁻6 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाता। ठीक है, तो एक तो आंसर ये था, बस यही तो आंसर ही करना था। ये तो ऐसे पूछ दिया था 50 न्यूटन थ्रस्ट, तो ये 50 न्यूटन और ये दोनों मिल जो जिसमें था वही आंसर हो जाता। चलिए नेक्स्ट देखिए, बैटरी में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा क्या होती है। तो आप लोग को पता होगा कि बैटरी में जो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की ओर चलता है बैटरी में इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक लड़की 40 मीटर लंबे पुल को पार करती है, कितना मीटर, 40 मीटर लंबे पुल को पार करती है और फिर वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर आ जाती है। यानी कि एक 40 मीटर का पुल है, इस तरह से इसको पार करती है और फिर यहीं पे आ जाती है, और ये है 40 मीटर दे रखा है। ठीक है, उसने कुल 80 मीटर दूरी तय की, उसका विस्थापन कितना हुआ। देखिए विस्थापन क्या होता है आप लोग को पहले मालूम होना चाहिए कि विस्थापन में कोई दूरी, देखिए दूरी नहीं है, विस्थापन दे रखा। विस्थापन में क्या होता है कि कोई एक लिमिटेड दूरी, शॉर्टेस्ट दूरी कोई विस्थापन कहा जाता है। जैसे कि कोई ऐसे 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 या ऐसे इस तरह से चला, ठीक है, यहाँ तक आया, तो बोला जाएगा कि इसका जो प्रारंभिक स्थिति है, यानी कि यहाँ से ये भाई साहब चला, इतना चला, तो दूरी कहाँ हो जाएगा, तो ये जो पूरा जो यहाँ से यहाँ तक जो कवर किया ये हो जाएगा दूरी। और विस्थापन क्या हो जाएगा, जो पहला पॉइंट जहाँ से चला और जो आखिरी पॉइंट होगा वो दोनों के बीच के डिस्टेंस को ही विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन हो जाएगा मात्र इतना और दूरी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक जितना चला इतना। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक गया और फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो विस्थापन क्या होगा, 0 हो गया, कुछ हुआ विस्थापन 0 हो गया, यानी कि इसमें द्वारा कितना उसका विस्थापन कितना हो गया, तो 0 हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, विस्थापन 0 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक तार का प्रतिरोध R है, उसमें 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है और उस पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो V = IR, ओम्स का लॉ से नहीं निकाल देते, क्या बोला गया, प्रतिरोध निकालना, तो R निकालना था, तो I को इधर लिया तो V/I हो जाता, R बराबर, अब बस यहीं पे वैल्यू पुट कर दो, 6 वोल्ट दे रखा तो यहाँ 6 रखो और R दे रखा, R तो निकालना, I दे रखा मेरे पास कितना, 2 रख दो, 2 × 6, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 ओम आ जाता, 3 ओम यहाँ पे दिया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, पवन चक्की किस ऊर्जा के कारण घूमती है। तो देखो पवन चक्की पवन ऊर्जा, और पवन ऊर्जा में कौन सा होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, कौन सा ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा होता है, हवा का गतिज ऊर्जा होता है। तो आपको आंसर में जो भी दिया होगा पवन ऊर्जा दिया होगा या फिर गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी दिया होगा, आप लोग उसको उस हिसाब से टिक करना था। निम्न में से कौन सा जीव बाह्य निषेचन करता है। देखिए निषेचन जब स्पर्म और ओवरी शरीर के अंदर मिलता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब अगर यही चीज़ दोनों शरीर के बाहर मिलता है उसको बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि बाह्य निषेचन। ठीक है, अब देखो मुर्गी में मेल और फीमेल मुर्गी, आप ये इसका शरीर के अंदर में होता है, मनुष्य में शरीर के अंदर में फर्टिलाइजेशन, हाथी में शरीर के अंदर में फर्टिलाइजेशन है, लेकिन मछली क्या करता है, अपना जो एग होता है वो पानी में यूँ इस तरह से, मछली हो गया आपका, ये मेंढक हो गया, ये सब में सब बाहरी निषेचन होता है। ठीक है, इसमें इस तरह से अंडा उसका शरीर से निकाल देता है, फिर जो मेल फिश होता है वो आके अपने स्पर्म इसमें अंदर में इसके ऊपर छिड़काता है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, इसको बाह्य निषेचन कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मछली हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो, निम्न में से
किस सहसंयोजक बंधन यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी बहुत कम होती है? तो देखिए इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी बहुत कम होती है, ये आपसे पूछा गया था और आपको 4 ऑप्शन में था मीथेन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो देखो हाइड्रोजन जो होता है उसका उसमें जो साझा करने के लिए मात्र एक आउटर मोस्ट में उसका एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये क्या होता है सबसे कम इसका हो जाएगा। ये जो 4 ऑप्शन दिया था, मीथेन में क्या आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा 4 के साथ, ठीक है, यानी कि इसमें 4 हो जाता है। ऑक्सीजन में 2 होता है और ये डबल बॉन्ड से बनाएगा, ठीक है, और इस तरह से नाइट्रोजन में 3 होता है, ट्रिपल बॉन्ड से बनाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ एक। तो सबसे कम जो होगा इलेक्ट्रॉनों का साझा किसमें होगा? हाइड्रोजन में होगा। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी तो होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? इसमें 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रहा है, इस पर 2 का हो रहा है, इस पर 3 का हो रहा है और सबसे कम किसमें हो रहा है? हाइड्रोजन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करती है तो दीवार पर जो चमकीला परत बनती है उसे क्या कहा जाता है? ये आपसे पूछा गया था। तो उसको बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसी को बोला जाता है व्हाइट वाश जो हम लोग घरों में पोछड़ा करते हैं या फिर पेंट करते हैं, ठीक है। एक एथलीट 6 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ, देखिए एक एथलीट है, आप 6 मीटर रेडियस वाले एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है, दौड़ रहा है, में 12 सेकंड का समय लेता है। यहाँ से दौड़ना शुरू करता है और फिर यहीं तक आ जाता है तो 12 सेकंड का समय लेता है। तो उसका औसत वेग कितना हो जाएगा? अभी बताएं ये क्वेश्चन। तो औसत वेग में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जब यहाँ हो ही नहीं रहा है, देखिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो ही नहीं रहा और औसत वेग कितना होता है? औसत चाल किसको बोलते हैं? तो तय की गई कुल दूरी डिवाइडेड बाय तय की गई कुल दूरी डिवाइडेड बाय तय की गई टोटल टाइम, यही तो होता है। तय की गई कुल दूरी डिवाइडेड बाय तय की गई टोटल टाइम, यही तो होता है क्या? औसत चाल, ठीक है। अब हमको एक बात बताओ कि यहाँ पे कितना दूरी तय किया है? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जहाँ से गया भाई साहब वहीं पे आके रुक गया, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 हो गया। अब अगर हम इसको 0 ही कर देते हैं तो क्या बचा? 0 सेकंड, कुछ भी नहीं बचा। 0 मीटर, माफ करना, 0 मीटर हो जाएगा पर सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे खाली 0 होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वह हार्मोन कौन सा है जो शरीर में वृद्धि को प्रेरित करता है? तो शरीर में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन होता है? तो ग्रोथ हार्मोन, जिसको सोमैटोट्रोपिन कहा जाता है। और ये निकलता कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। इसमें शरीर की लंबाई, हड्डियों और मांसपेशियों की वृद्धि को बनाता है। अब यही वाला अगर पौधा में पूछता तो इस पौधा में क्या होगा? जिब्रेलिन हो गया, ठीक है, ऑक्सीटोसिन हो गया, ये सब जो है ये वृद्धि हार्मोन होता है। नेक्स्ट, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो वह 7 रंगों में कौन सा रंग, माफ कीजिएगा, वो कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? यानी कि सबसे ज़्यादा जो विचलित होता है, स्कैटर होता है, वो कौन सा रंग होता है? तो वो वॉयलेट रंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका वेवलेंथ बहुत ही कम होता है, जिस कारण से ये विचलित हो जाता है ज़्यादा। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ जो होता है ना सबसे कम होता है, इसलिए वो इसका अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन सबसे अधिक होता है, ठीक है। अब इसी के अपोजिट रेड कलर का सबसे कम विचलन किसका होता है? रेड कलर का। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेड कलर का, ठीक है। तो ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा रेड का। कंसंट होल की छतें वक्र क्यों बनाई जाती है? देखिए कंसंट होल जो होता है ना वो बहुत बड़ा एक होल होता है, ठीक है, जिसमें करीब 300-400 आदमी बैठ सकता है एक बार में। अब इतना बड़ा अगर कोई स्टेज से बोलेगा तो पीछे को नहीं सुनाई देगा, इस कारण से क्या होता है उसमें कोई बॉक्स माइक ये सब लगा हुआ रहता है। अब अगर उतना गूंजेगा, ठीक है, जो आदमी स्टार्टिंग में है, जो फ्रंट में बैठा उसको तो सुनाई देगा, लेकिन जो सबसे लास्ट में बैठा उसको नहीं सुनाई देगा, ठीक है। इस कारण से क्या किया जाता है, इसका जो छत होता है ना ये कर्व्ड बनाया जाता है, इसलिए ये जो टकरा के फिर वो पूरे हॉल में समान तरीका से सुनाई देता है आवाज़ को, ठीक है। जिस कारण से जो कंसंट हॉल होता है उसका जो छत होता है कर्व्ड बनाया जाता है, ठीक है। और रिवर्बरेशन को कम करने के लिए इसके दीवारों में मोटी मोटी कपड़ा का या फिर कोई ऐसा चीज़, कार्टून जो कूट होता है उसका या फिर थर्मोकोल का कुछ लेयर चिपकाया जाता है। साथ ही जो कुर्सियाँ होती है उस पर भी एक ऐसा उसमें कवर चढ़ाया जाता है जो कि रिवर्बरेशन को कम कर सकता है, ठीक है। इस तरह से इसका जो आंसर हो जाता है कौन सा? यूनिफॉर्म कर्व क्यों बनाया जाता है? कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड का जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो सब जगह, इस कारण से इसका छत को कर्व बनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक न्यूरॉन में तंत्रिका यानी कि नर्व इंपल्स सबसे पहले किस भाग में शुरू होता है? तो सबसे पहले डेंड्राइट में होता है। अब देखो न्यूरॉन पहले बनाओ, ये वाला लंबा वाला पोर्शन हो जाता है इसका, ठीक है, ठीक है। इस तरह से होता है न्यूरॉन,
ठीक है, इस तरह से यहाँ छोटा बना है, ये जो है ना पूंछ वाला पोर्शन और लंबा हो जाता है, ठीक है, काफ़ी लंबा होता है ये। तो सबसे पहले ये आता है कहाँ पे, जो पहुंचता है वो सबसे पहले पहुंचता है डेंड्राइट में। इसका आंसर हो जाता है कौन सा, डेंड्राइट। ये जो देख रहे हैं आप सिंग जैसा दो निकला हुआ, इसी को बोला जाता है डेंड्राइट। ये एक न्यूरॉन हो गया, शरीर में कई सारे न्यूरॉन होते हैं। अब ये अगला न्यूरॉन से इसी के थ्रू कनेक्ट रहता है, ठीक है, और यहाँ से सिग्नल का आदान प्रदान किया जाता है। इसके बाद कोशिका काय पे जाता है, यानी कि इसके बाद जो यहाँ पे मेन जो इसका स्ट्रक्चर होता है कोशिका काय, ये जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं कोशिका, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इसी को सेल बॉडी कहा जाता है। इसके बाद जाता है एक्सॉन में, यहाँ पे ये जो होता है ना पूंछ वाला, इसको एक्सॉन में, और इसके बाद एक्सॉन का टर्मिनल, लास्ट में फिर एक टर्मिनल इसी टाइप का एक टर्मिनल बनता है, वहाँ पे जाता है, ठीक है। तो इसका सही क्रम हो जाता है डेंड्राइट, कोशिका काय, एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल, ये सही हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक न्यूरॉन वही वाला चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग इसको एक बार देख लेना। दूसरा है क्लोर एल्कली प्रक्रिया, यानी कि क्लोर एल्कली प्रोसेस में एनोड पर क्या बनता है। तो देखो एनोड पे जो होता है ना वो क्लोरीन गैस बनता है, क्लोरीन, ठीक है। एनोड पर ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन होता है, जबकि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट होता है, ठीक है। और विलयन, जो उसका जो विलयन होता है उस पर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। तो कैथोड पे यहाँ जो आपका आंसर होता है वो हो जाता है क्लोरीन। एनोड पे ऑक्सीडेशन, देखिए ऑप्शन नहीं मिलने से ना ये दिक्कत होता है कि आपसे पूछा क्या, मतलब ऑप्शन में डाला क्या था, ठीक है। तो या तो ऑक्सीडेशन पूछा गया होगा, एनोड पर क्या बनता है तो ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, या फिर क्लोरीन गैस बनता है, दोनों में से कोई एक दिया होगा। अगर कैथोड की बात करता तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बनता है, और अगर विलयन के बाद जो उसमें लिक्विड डाला होता है उस पर क्या बनता है, NaOH बनता है, ठीक है। चलिए 17वां नंबर देखिए, किसी कार्बनिक यौगिक में कार्यात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप को जोड़ने से क्या होता है। तो देखिए इसका दोनों प्रॉपर्टी में चेंज होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी में तो चेंज होता है, साथ ही साथ रासायनिक प्रॉपर्टी में भी चेंज होता है, रासायनिक और भौतिक गुण दोनों में ही चेंज हो जाता है। अब देखिए क्या क्या चेंज होता है रासायनिक गुण में, इसका अगर हम लोग जोड़ देते, क्रियात्मक समूह तय करता है कि यौगिक किन किन रासायनिक अभिक्रियाओं में हिस्सा लेगा। उदाहरण के लिए जैसे ROH, ये जो अल्कोहल में ले लेगा, एल्डिहाइड RCHO के गुण अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ अगर हम मान लीजिए OH ग्रुप जोड़ दिए तो इसका केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाएगा, अगर CHO जोड़ दिए तो इसका केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से भौतिक गुण में क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, ये जो सोल्युबिलिटी होता है दूसरे लिक्विड के साथ वो भी चेंज हो जाएगा, तो ये सब चीज़ चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग को दे दिया था शायद रासायनिक गुण, ठीक है, रासायनिक गुण आंसर में दिया गया था। चलिए मुंह का pH मान कितना कम होने से दांत सड़ने लगता है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। 5.5 से जब कम होने लगता है तो दांतों में सड़न हो जाता है, इनामेल को धीरे धीरे खत्म करने लगता है, ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लंबे समय तक पर्यावरण में अपघटित नहीं होता है। प्लास्टिक, ठीक है, लंबे समय तक ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में क्या मौजूद होते हैं। तो अभी हम बताए थे पिछले भी एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। राइबोसोम होता है, ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लगा होता है, ठीक है। राइबोसोम जो होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, और यह जो होता है RNA और प्रोटीन से मिलके बना होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को किसके द्वारा बेहतर समझा जा सकता है। तो देखो भाई यहाँ जो क्वेश्चन हम जब देखे थे, अगर ऑप्शन यही दिया गया था ना तो ये इसमें भी और इसमें भी ये दोनों ही में सही हो जाता, क्यों आकाश का नीला दिखना स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है, और कोलाइडर विलयन में टिंडल प्रभाव से जब लाइट उसमें गुजारा जाता है तो उसमें भी जो दिखता है लाइट वो भी टिंडल प्रभाव के ही द्वारा दिखा जाता है। तो इसका आंसर दोनों ही होगा, ठीक है, बाकी ये सब दोनों तो नहीं होगा। प्रिज्म से गुजरता हुआ ये तो नहीं होगा, और श्वेत प्रकाश का पूरक रंग ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों आंसर हो जाता है इसका। अब देखिए अगर ये सही है, अगर पूरा इसी तरह से अगर ऑप्शन दिया गया था तो अब देखिए एग्जाम में क्या मानता है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, शिफ्ट थर्ड में जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी। देखिए यही वाला चीज़ फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था और दूसरा थर्ड शिफ्ट में पूछ दिया, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। उन्होंने कैथोड किरण प्रयोग में इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, ठीक है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किसका नियम का यूज़ करते हैं हम लोग। तो देखिए मैक्सवेल साहब ने क्या बताया कि भाई साहब आप एक तार ले लो जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह होता है। अब इसको अपने हाथ से इस तरह पकड़ो जिसमें कि अंगूठा को इस तार के पैरेलल रखना है, और बाकी जो उंगलियां है इस तरह से इसको मोड़ के पकड़ो, ऐसे करके दाहिने हाथ को, ठीक है, इस तरह से। ये दाहिना हाथ है, इस तरह से पकड़ा गया है, तो धारा जो इधर जो करंट आएगा वो आपके अंगूठे के पैरेलल हो जाएगा, और बाकी जो उंगलियां मोड़ी हुई है इस तरह से दाहिने हाथ का, ये सब मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा। तो यही वाला बोला था, क्या बोला था, मैक्सवेल का दाहिने हाथ का अंगूठा के नियम, राइट हैंड रूल बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र का दिशा ज्ञात करने के लिए अंगूठा, ये धारा, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग। रक्त का कौन सा घटक भोजन
कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट का परिवहन करता है। तो जो प्लाज्मा होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, भोजन हो गया, इन सब का नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ होता है इन सबको परिवहन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। सही है, कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी कि ये हो गया बिना बुझा हुआ चूना और ये जो बना वो हो गया बुझा हुआ चूना। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब देखो दो चीज़ मिल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है और जल पानी मिल रहा है H2O, और ये मिलके बना क्या रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि कैल्शियम CaOH का ट्वाइस बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो जब दो चीज़ मिलता है, कंबाइन करता है और एक प्रोडक्ट बनाता है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पे लिखा भी गया है, रिएक्शन को आप लोग देख लेना। अच्छा, इसमें जब जो चीज़ मिलता है और एक नया चीज़ बनाता है ना, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जिसमें उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है, उष्मा निकलता है इससे। ठीक है, और प्लस यहाँ पे आप लोग हीट भी लिख दो, हीट उष्मा निकलता है। चलिए अगला जो है वो पूछा गया था, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो देखिए उत्तल लेंस, आज यहाँ पे हम सबको बता दे रहे हैं। ठीक है, उत्तल लेंस जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। ठीक है, यानी कि अभिसारी लेंस। अब इसी को उल्टा अवतल लेंस को, ठीक है, अवतल लेंस को क्या बोला जाता है? यानी कि कनकेव लेंस को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। ठीक है, लिखते जाओ, डाइवर्जिंग लेंस पर बोला जाता है। फिर इसी तरह से जब हम लोग बात करते हैं अवतल दर्पण का, तो अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं एक जगह ये लाइट को एक जगह फोकस करता है, तो इसको क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग लेंस। लेकिन अब यहीं पे दूसरे अगर हम ले लेते हैं किसको? उत्तल दर्पण को, तो ये क्या करता है? लाइट आता है तो इसको डाइवर्ट कर देता है, इस तरह से डाइवर्ट कर देता है, तो इसको क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, यानी कि अपसारी लेंस नहीं, माफ कीजिएगा, अपसारी दर्पण, मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो ये चारों को बता दिए, चारों को याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट, उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब क्या बनेगा? ये क्वेश्चन लग रहा है 2 से 3 बार पूछ चुका है। ठीक है, क्या बनेगा? उत्तल दर्पण के बाद क्या गया है? जब वस्तु अनंत पे हो तो क्या बनेगा? तो वस्तु जब अनंत पे हो और उत्तल दर्पण की बात कर रहा हो तो क्या बना? अत्यंत छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और ये कहाँ बनेगा? तो मुख्य फोकस पे बनेगा। ये सब चीज़ बता चुके हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन लगभग 3 बार रिपीट कर चुका है। चलिए, समान गति यूनिफॉर्म वेलोसिटी का वेलोसिटी और टाइम ग्राफ कैसा होगा? अगर समान वेलोसिटी हो तो क्या होगा? एक सीधी रेखा में होगा। ठीक है, वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ होता है वो एक सीधी रेखा में होगा। अगर टाइम के साथ अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है, जितना टाइम उतना वेलोसिटी, तो ये सीधी रेखा में जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अम्ल, एसिड और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? देखिए, अम्ल और क्षार का जो मिलते हैं उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है, और इस दोनों की अभिक्रिया से क्या बनता है? पानी बनता है और लवण यानी कि सॉल्ट बनता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, इसको देख लेना। चलिए नेक्स्ट, यदि किसी तरंग की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी को दोगुना कर दिया जाए तो तरंगदैर्घ्य कितना होगा? तो अब देख लो, फ्रीक्वेंसी को दोगुना कर रहे हैं तो हम लोग जानते हैं एफ बराबर क्या होता है? v/λ होता है, वेवलेंथ, v हो गया वेलोसिटी और एफ हो गया फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अगर हम लोग बोला फ्रीक्वेंसी को दोगुना कर दिया जाए तो इसका वेवलेंथ यानी कि लेमडा पे क्या असर पड़ेगा? लेमडा के अगर हम लोग इसको यानी कि स्पीड को कांस्टेंट रखते हैं, स्पीड को अगर कांस्टेंट रख देंगे तो ये जो हो जाएगा ना, ये जितना से बढ़ेगा उतना ही कम होता जाएगा, यानी कि ये 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, तरंग आधा हो जाएगा। यहाँ पे आंसर भी इसी का ये दे रखा था, तरंगदैर्घ्य जो है लेमडा जो है वो आधा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पत्थर को डोरी में बांधकर वृत्ताकार पथ पे घुमाया जाता है, अचानक डोरी को छोड़ दिया जाता है, तो जब भी कोई डोरी घूम रहा है इस तरह से वृत्ताकार पथ पे, ये यहाँ पत्थर है, तो ये हर एक पॉइंट पे अलग अलग दिशा में जाएगा, हर एक पॉइंट पे, ये इस दिशा में, यहाँ पे इस दिशा में। ठीक है, अब मान लो इस तरह से घूम रहा है और इस दिशा में जैसे आया हम छोड़ दिए तो वो इसी दिशा में जाएगा। ठीक है, ये इसी दिशा में चल जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे पूछा गया था। तो स्पर्श रेखी, और इसी को बोला जाता है टेंजेंशियल डायरेक्शन। ठीक है, इसी को बोला जाता है टेंजेंशियल डायरेक्शन में वो जाएगा, यानी कि स्पर्श रेखा की दिशा में वो चला जाएगा, जिस समय वो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे था उसी दिशा में भागेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। फिर एक था कि ये इसमें समझने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इसको समझो, 12 वोल्ट पर एक 12 वोल्ट का बैटरी है जिसपे 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम और 10 ओम का 5 प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ा गया है। तो बोला गया है कि 10 ओम पे प्रवाहित धारा यानी कि करंट जो होगा वो कितना होगा? तो देखो, जब सीरीज कॉम्बिनेशन में दिया गया हो ना तो करंट कभी भी चेंज नहीं होता है।
चाहे आप 10 ओम पे निकालो, चाहे आप 5 ओम पे निकालो, चाहे 3 ओम पे निकालो, 4 ओम पे निकालो, 1 ओम पे निकालो, कितना भी जो दिया गया उसमें किसी पे भी निकाल लो, करंट सेम रहेगा सब में, ठीक है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको इक्विवेलेंट करंट चाहिए, तो सबको जोड़ दो पहले, 10 5 15 15 5 20 20 करके 21, ये 21 ओम आ जाएगा इसका पूरा इक्विवेलेंट, ठीक है। हमको भी दे रखा है, कितना दे रखा है, 12 वोल्ट दे रखा है। अब पूछा क्या गया, करंट पूछा गया, तो करंट नहीं निकल जाएगा, V = IR से, V = IR अगर हम रख देते हैं तो यहाँ से हमको करंट नहीं निकल जाएगा धारा, तो V/R कर दो, तो V मेरे पास दे रखा 12 और R दे रखा कितना 21, तो V/R इतना हो जाएगा। अब इसको काट पीट कर देते हैं, 4 तिया 12, माफ करना 3 से कटेगा, 3 4 12 और 3 7 21, अब 7/4 है, 7/4 को करो तो ये जाएगा, नहीं तो पॉइंट आएगा तो यहाँ पर 7 5 35 5 यानी कि 0.5 समथिंग कुछ करके 0.57 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब रहा बात पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है, इस पे वोल्टेज चेंज होगा, करंट सेम रहेगा सीरीज में। देखो यहाँ पे लिखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट यानी कि I जो है वो रहेगा सेम, वोल्टेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिफरेंट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो ना I जो होगा वो हो जाएगा डिफरेंट और वोल्टेज जो हो जाएगा ना ये हो जाएगा सेम। ये चीज़ इसको लिख लो, ठीक है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जब भी दिया आप उसको निकाल के जो आएगा, चाहे 10 ओम पे पूछता, किसी पे पूछता, आप आराम से निकाल देते। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कार्टिलेज में किस प्रकार का मैट्रिक्स भरा हुआ रहता है। तो कार्टिलेज में जो होता है ना, आप लोगों को जो ऑप्शन में दिया था वो था फाइबर मैट्रिक्स, मस्कुलर मैट्रिक्स, फाइबर मैट्रिक्स, इस तरह कुछ करके दिया था, तो इसका आंसर हो जाता है फाइबर मैट्रिक्स। उपास्थि जो होता है कार्टिलेज में मैट्रिक्स में मुख्य रूप से कोलेजन, ये क्या है, एक प्रोटीन है, कोलेजन फाइबर, ठीक है, फाइबर यानी कि मैट्रिक्स, फाइबर मैट्रिक्स, कोलेजन फाइबर, विशेषकर टाइप 2 प्रोटियो, इसको पहले मिटाओ, प्रोटियो ग्लाइकेन्स जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकेन, और ग्लाइकोप्रोटीन भरे जाते हैं जो पानी को बांध कर रखते हैं, जिससे लचीलापन आता है, मजबूती देता है और शॉक प्रूफ बनाता है, ठीक है, हड्डियों को। इसका आंसर क्या हो जाता है आप लोग का, फाइबर मैट्रिक्स हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कली यानी कि बड से पौधे की वृद्धि किस विधि के द्वारा होता है, तो ये बडिंग के द्वारा होता है, ठीक है, बडिंग के द्वारा होता है। कली जो होता है बड से पौधे की वृद्धि मुख्य रूप से वनस्पति यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू होता है, ठीक है, जिसको इसी विधि को, और ये किस इस विधि को जो बोला जाता है वो होता है बडिंग के द्वारा, ठीक है, जिसमें जो कली है वो दूसरे पौधे में जोड़कर एक नया पौधा बनाया जाता है, ठीक है। यह प्राकृतिक रूप से अलैंगिक यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत में आता है। अब यहीं पे ये तो प्राकृतिक रूप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर यहीं पे कोई जिसे हार्मोनल जो करता है, जीवों में हाइड्रा हो गया, इसमें भी बडिंग के थ्रू होता है, ईस्ट हो गया, इसमें भी बडिंग के थ्रू होता है, ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको याद रख लेना, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाता है, बडिंग, जो आपको ऑप्शन में भी दिया गया था। चलिए नेक्स्ट, हवा से भरे गुब्बारे को दबाने, खिलौने में चाबी भरने, स्प्रिंग को संकुचित करने से उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, तो उसके डिफॉर्मेशन पे। देखो जब हवा को हम लोग भर दिए और उसको दबाएंगे तो प्रेशर आएगा, यानी कि डिफॉर्म होगा, जितना ज़्यादा डिफॉर्म करेंगे उतना ज़्यादा प्रेशर, हवा अगर हम लोग गुब्बारे को हवा भरते जाएंगे तो उसका उतना ही ज़्यादा डिफॉर्म होगा, यानी कि शेप को चेंज होना ही डिफॉर्म करते हैं, डिफॉर्मेशन होगा, यानी कि उसमें उतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, यानी कि वो उतना ही ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा को अपने अंदर में रखेगा। इसी तरह से खिलौना में जितना चाबी भरेगा उतना स्थितिज ऊर्जा उसमें होता जाएगा, ठीक है। इसी तरह से स्प्रिंग में जितना आप उसको दबा के, स्प्रिंग का के पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, तो स्प्रिंग को आप जितना दबा के रखोगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी उस पर स्टोर होगा, ठीक है। तो यह विकृति यानी कि डिफॉर्मेशन की मात्रा खिंचाव या संपीड़न पे, जितना अधिक खिंचाव संपीड़न उतना ही अधिक स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन मिला नहीं हमको, ऑप्शन में क्या दिया था आप लोग जरूर बताना, ठीक है, इसमें से कोई था या नहीं ये भी बताना, ठीक है। नेक्स्ट है सिलिया, कहाँ पाया जाता है, तो देखिए सिलिया जो होता है बेसिकली ये 4 ऑप्शन में से रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट पे पाया जाता है। ये छोटा छोटा इस तरह से बाल नुमा स्ट्रक्चर होता है जो किसको, जो डस्ट प्रोडक्ट को जो भी हम लोग अंदर में लेते हैं, बैक्टीरिया, डस्ट, ये सबको बाहर निकालने और उसको रोकने का काम करता है, ठीक है गाइस। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।